So it works as an anti-aging. Okay, started. नमस्कार, आज फैम हेल्थ फेसबुक लाइव पर हम लेकर आए हैं आपके लिए डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, जो है गायनेकोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर, एंड ही इज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ मल्होत्रा नर्सिंग एंड मैटरनिटी होम. वेलकम टू द शो, Dr. Malhotra. Thank you so much for taking out time for us today. Thank you, Fam Health, for having me on your show to talk about a very sensitive issues and most talked about issues, women's problem. I'm a women's doctor, so I'll try to answer. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपने बात वही कही कि औरतों से रिलेटेड जो इश्यूज हैं फिजिकल बॉडी में गायनेकोलॉजिस्ट देखते हैं, और हमने काफी दिन से हम सोच रहे थे कि इस टॉपिक पे बात करें. तो आई एम सो ग्लैड डॉक्टर मल्होत्रा आप टाइम निकाल पाए, और आज हम अपने दर्शकों के सारे क्वेश्चंस, कोई भी उनके पास कोई मिथ्स हैं, उनके पास कोई दिमाग में कोई भी अगर ऐसी घटना है जो वो खुद अपने आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हम चाहेंगे कि वो हमारे को सवाल लिखें. famhealth.in/community पे भी सवाल छोड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक लाइव पे भी जुड़ सकते हैं, और डॉक्टर मल्होत्रा कोशिश करेंगे सारों के क्वेश्चंस आज जवाब दे पाएं. बहुत सारी महिलाएं जो हैं सवाल नहीं पूछती हैं, शर्म के मारे घबरा जाती हैं. सो गायनेकोलॉजिस्ट इज योर बेस्ट फ्रेंड, आप जो कि आपके बॉडी फीमेल को समझता है, और जो भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का हो और भी बीमारियों का हो, आज खुल के पूछिए. बिल्कुल, और आपने जैसे बोला सही कि लोग थोड़े से शर्माते हैं, झिझकते हैं, तो इसलिए फेसबुक एंड सोशल मीडिया अवेलेबल है कि बस आप टाइप करके अपना सवाल पूछ लीजिए और मैं आपके लिए डॉक्टर से सवाल पूछूंगी. डॉक्टर, बिफोर द क्वेश्चन स्टार्ट कमिंग इन, मेरे कुछ सवाल हैं. सबसे पहले प्रेगनेंसी से रिलेटेड, एंड आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में विद प्रेगनेंसी की एज भी आगे होती जा रही है. पहले जमाने में यंगर एज में होते थे. तो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स अगर लेडी अपने 30s में अगर सोचती है, जो आजकल एटलीस्ट अर्बन एरियाज में टिपिकल एज हो गया है बेबी पैदा करने के लिए, what are the things that she should keep in mind before going in for trying conception? So सबसे पहले तो आज जो मिलेनियल जनरेशन ने अपना पूरा एक आउटलुक चेंज कर दिया है कि शादी या तो करनी नहीं है या लेट करनी है, और लेट करनी है तो बच्चे और भी लेट करने, क्योंकि पहले कैरियर अचीविंग सब कुछ. सो एक तरह से ठीक है ये आपकी लाइफ के लिए, बट जब आप डिसाइड करेंगे 35 साल के हो जाएंगे कि अब मेरे को बच्चा पैदा करना है, तो एकदम से वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है आपकी वो रन टिक करती रह रही है. स्पेशली महिलाओं में ओवरी जो होती है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एग से पैदा होती है, और महिलाएं, और ये ओवरी के अंडे जो है हर पीरियड जब आता है आपको तो 10 से 12 अंडे खत्म होते हैं. तो आपके पास 40,000 अंडे होते हैं जब आप पैदा होते हैं. जब आपका फर्स्ट पीरियड आता है कुछ 10-20 हजार ही रह जाते हैं, और फिर हर मेंसेस में 100-200 खत्म हो जाते हैं एक रिलीज होने के लिए, और 35 के बाद सडनली लगता है कि अब एकदम से पीरियड्स गड़बड़ हो गए, अब बच्चा नहीं ठहर रहा है. अब सो मेरी सिंसियर एडवाइस होगी कि फैमिली शादी आप करिए, नॉट एट वेरी यंग एज, बट जैसे ही आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करें और कैरियर स्टार्ट करें, शादी का एक स्लॉट रखिए 24-25 साल तक, और 28-29 साल पे पहला बच्चा पैदा होने का स्लॉट रखिए, बिलो 30. अबव 30 भी आसान है, बट अबव 35 बहुत मुश्किल है. सो लाइफस्टाइल ठीक रखना, खान पीन ठीक रखना, रेगुलर पार्टनर, स्ट्रेस फ्री लाइफ रखना, काम को घर नहीं लाना, लैपटॉप्स और ये बिल्कुल बेडरूम से बैन करने, और एक तरह से एंजॉय करना अपनी लाइफ को, वुड गिव यू जल्दी रिजल्ट आएंगे, जल्दी प्रेगनेंसी. आई थिंक कुछ कट ऑफ हो गया है फैम हेल्थ के उससे, तो we'll wait for the things to rejoin. जब तक हम बात करते हैं महिलाओं के जो होता है, जब पैदा होती हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ओवरी, जैसे मैंने कहा, उनका जैसे जैसे बढ़ती हैं तो ब्रेन का मैच्योरिटी होती है, जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कहते हैं, तो फीमेल हार्मोन बनना शुरू होते हैं, और जब फीमेल हार्मोन बनना शुरू होते हैं तो ओवरी में से ईस्ट्रोजन हार्मोन बनना शुरू होता है. इस ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से 8-9 साल पे, 10 साल पे एक लड़के का विकास चेंज हो जाता है. सो एक लड़की जो है उसको ब्रेस्ट डेवलपमेंट
और सेक्सुअल हेयर आना बगल में और प्यूबिक हेयर्स आना, ये सब शुरू हो जाता है, प्यूबर्टी आ जाती है। और फिर मैंने इन लोग को अभी बताया कि कैसे हम लोग को 25-26 साल पे महिला और पुरुष को शादी कर लेनी चाहिए और 28 साल की उम्र तक पहला बच्चा कर लेना चाहिए। थैंक यू। कैरियर को बैलेंस करिए, जरूरी है दोनों चीज, बट डिले नहीं करिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर मल्होत्रा। मेरा अब ये नई टेक्नोलॉजी में टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते ही हैं, हिकअप्स आ रहे थे, सो आई एम सो ग्लैड यू कैरीड ऑन। कमिंग बैक टू द इशू वी वर डिस्कसिंग, और आपने आई एम श्योर दर्शकों को बताया होगा कि किस तरीके से हम यंग एज में अगर करें तो बॉडी फिजिकली बायोलॉजिकली आपका ज्यादा साथ देती है बच्चे को, हेल्दी बच्चे को पैदा करने के लिए। उसी में अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो इनफर्टिलिटी अगर आपने बात नहीं करी है तो वो भी एक बड़ी समस्या आ गई है। काफी लोग जो मेरे जान पहचान के हैं उन्होंने अपने लेट 30s में तक जाके बच्चा प्लानिंग का काम शुरू करा है, एंड वंस दे डू दैट प्लानिंग दे रियलाइज कि कोई ना कोई अड़चन जरूर बॉडी में आ रही है। तो क्या क्या इनके कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के डॉक्टर, एंड व्हाट काइंड व्हेन दे गो टू मीट देयर स्पेशलिस्ट, देयर गायनेकोलॉजिस्ट, क्या सवाल पूछने चाहिए, किस टाइप के टेस्ट होते हैं ऐसे लोगों के साथ टू फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में? इनफर्टिलिटी या बांझपन हम उन कपल्स को कहते हैं जो 1 साल साथ रह रहे हो और प्रेगनेंसी होने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो लिविंग टुगेदर विद कोहैबिटेशन एंड विद रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स, और 1 साल में अगर इनको बच्चा प्रेगनेंसी नहीं होती तो हम उसमें उसको इनफर्टिलिटी, अब इनफर्टिलिटी अभी तक इसको हम लोग बीमारी नहीं कहते थे, अब WHO ने 2 साल से इनफर्टिलिटी को डिजीज कहा है, और बीमारी कहा है, तो अब बहुत सारे इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कवरेज हो जाएगी। ये बहुत एक WHO ने बहुत अच्छी पहल करी है। सो इनफर्टिलिटी इज नॉट अ सिंगल पर्सन डिजीज, ये 2 पार्टनर डिजीज है, पुरुष और महिला और दोनों कंबाइंड। 40% इनफर्टिलिटी पुरुष के कारण होता है, 40% महिला के कारण होता है, और 20% दोनों में कंबाइंड कॉजेस की वजह से होता है। ये पुरुष में निपुंसकता या सेक्सुअल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लेस स्पर्म काउंट, नो स्पर्म काउंट, और ये सब चीजें हो सकती हैं। महिलाओं में कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ओवरी में कारण, ट्यूब में कारण, यूट्रस में कारण, वेजाइना या योनि में कारण, संभोग होने में कारण, ब्रेन की बीमारियों का कारण, ये महिला के, और दोनों का जो मेल होने का जो कंबाइंड है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम अगर हो तो वो हो सकता है। जब भी इनफर्टिलिटी के लिए आप हो रहा हो तो सबसे पहले पुरुष का टेस्ट होना चाहिए जो बहुत सिंपल है, सीमेन एनालिसिस। दोनों का रूटीन ब्लड टेस्ट होने चाहिए, ग्रोथ, इन्फेक्शन, यूरिन कोई कहीं तो नहीं है, जनरल टेस्ट, हेल्थ टेस्ट तो दोनों के जरूरी है। फिर महिला का टेस्ट माहवारी के 6ठे दिन पर एक रंगीन अल्ट्रासाउंड या एक्सरे से ट्यूब, ओवरी, यूट्रस सभी देख लेते हैं। सिंगल पॉइंट टेस्टिंग भी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, और बहुत महंगे वाले हार्मोन टेस्ट उन्हीं के लिए रखते हैं जहां हमको लगता है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। डॉक्टर मल्होत्रा, वंस यू फाइंड आउट कि क्या क्या कारण है इनफर्टिलिटी के, तो जस्ट टू गिव आवर व्यूअर्स अ सेंस कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझाइए प्लीज। सबसे पहले पुरुष की बात करते हैं। 40% इनफर्टिलिटी पुरुष के कारणों में होता है, जिनमें सीमेन का कारण होता है या सेक्सुअल कारण होता है। दोनों के लिए दवाइयां अवेलेबल हैं, सिंपल मेडिसिन हैं। लाइफस्टाइल चेंज करना है, मोटापे से दूर रहना है, सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब बिल्कुल, सिगरेट और तंबाकू तो बिल्कुल नो, अल्कोहल ओनली वेरी लेस एंड ओनली वंस और ट्वाइस अ वीक, डेली अल्कोहल भी बंद करना है। खान पीन स्वच्छ रखना है, रेड मीट और इनसे दूर रहना है, ज्यादा वेजिटेरियन खाना खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स का, और प्रोटीन्स के लिए एग और फिश का इस्तेमाल करिए फॉर योर दिस थिंग। एंड देन अगर सिर्फ सीमन काउंट कम है तो कुछ मेडिसिन, कुछ टेस्ट से पता लग जाता है, मेडिसिन देके उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर सीमन काउंट बहुत कम है, 10 लाख मिलियन पर ml से कम है, तो फिर कृत्रिम गर्भाधान या IUI से प्रेगनेंसी होगी। अगर 1-2 मिलियन ही है या बिल्कुल ही नहीं है शुक्राणु बाहर आ रहा, तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी, ART, IVF, ICSI, टीसा। पुरुष के कारण
जो है सिंपलर है, आसानी से ठीक हो जाते हैं। महिलाओं में कारण हो सकता है ओवरी में अंडे नहीं बनना। सो पॉलीसिस्टिक ओवरी हो सकती है, ओवरी में सिस्ट हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। तो कुछ दवाइयों से ठीक होती हैं, कुछ के लिए दूरबीन ऑपरेशन या लैप्रोस्कोपी करनी पड़ती है। ट्यूब में ब्लॉकेज होना, ट्यूब में सूजन आना, हाइड्रोसल्फिंग्स, इसके लिए दूरबीन ऑपरेशन से खोला जा सकता है। 80% ब्लॉक ट्यूब्स लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन से खुल सकती है अगर यंग एज हो। अगर ओल्ड एज में ये सब हो रही है, अबव 35 ओल्डर एज में, सॉरी नॉट ओल्ड, women आर नेवर ओल्ड, तो फिर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। अगर यूट्रस में पर्दा है या सर्विक्स में घाव है, जख्म है, जिसकी वजह से स्पर्म अंदर जा नहीं पा रहा है, मर जाता है, उसका उसका ट्रीटमेंट भी मेडिकल और छोटे छोटे सर्जिकल ऑपरेशंस जो कि बिना बेहोशी के हो सकते हैं, क्रायोपॉट्री और यूट्रस में पर्दा हिस्ट्रोस्कोपी से काटना, ये सबसे ठीक हो सकता है। सो आजकल ऑलमोस्ट 90% इनफर्टिलिटी की बीमारियों का इलाज सिंपल और सहज और सभी जगह अवेलेबल है। सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी और वो इलाज कम जगह पे है, तो वो अगर आपको कराना है तो आप सही सेंटर चूज करके टेस्ट ट्यूब बेबी कराएं, अगर सब इलाज फेल होता है 1 साल की। डॉक्टर मल्होत्रा, ये जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ईदर विद द मैन और विद द वुमन, कितनी देर तक आप ये ट्रीटमेंट करते रहेंगे टिल दे रियलाइज दैट ओके दीज ऑप्शंस आर नाउ गेटिंग क्लोज्ड एंड वी कैन गो फॉर आईवीएफ और एनी अदर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट? तो ये सवाल बहुत अच्छा है। एज डिपेंडेंट होता है, जितनी आपकी यंगर एज होगी उतना ट्रीटमेंट का सक्सेस ज्यादा मिलता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ट्रीटमेंट का सक्सेस कम होता जाएगा, स्पेशली आफ्टर 35। सो अगर लेस देन 35 है, सो हम लोग अगर माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं, सिंगल पार्टनर डिजीज है, सो 1 साल देते हैं ट्रीटमेंट। अगर बोथ पार्टनर डिजीज है तो 6 महीने देते हैं उनको ट्रीटमेंट में, 6 महीने में कंसीव हो जाए, उसके बाद कुछ ऑपरेटिव या कुछ सीधा टेस्ट ट्यूब बेबी। अगर 35 के ऊपर है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है दवाई से, तो 2 या 3 महीने में दे शुड कंसीव। अदरवाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जल्दी आईवीएफ के लिए जाए, क्योंकि अगर एग्स खत्म हो गए औरत के तो फिर बैंक से डोनर एग्स लेने पड़ते हैं, फिर और कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें फिर और इश्यूज आ जाते हैं, जो कई लोग रेडी नहीं होते, फिर और डिले कर देते हैं, फिर 40 के हो जाते हैं तो फिर यूट्रस भी कमजोर हो जाता है। सो जल्दी से जल्दी जो है एआरटी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आईवीएफ पे शिफ्ट होना चाहिए 35 के बाद। डॉक्टर मल्होत्रा, अगर प्रेगनेंसी की ही बात आगे लेके जाएं तो वंस द लेडी हैज कंसीव्ड, इसके बाद में पहले जमानों में तो काफी मतलब बोला जाता था कि पहले 3 मंथ्स बहुत केयरफुल रहना है, उसके बाद में भी यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट आर द एक्टिविटीज यू कैन डू एंड नॉट डू एटसेट्रा, अलॉन्ग विद जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि खाना पीना इस पे बहुत ध्यान देना है। तो इसके बारे में बताइए कि क्या क्या केयर लेनी चाहिए कंसेप्शन के बाद में, एंड फर्स्ट 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? सो अब सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट प्रेग्नेंट, ट्रीटमेंट से या बिना ट्रीटमेंट से। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करिए अपना, जैसी पीरियड ओवरड्यू होता है 2 लाइन आती हैं तो ये बल्ले बल्ले आपको सक्सेस हो गई। इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से मिलिए। आप 3 महीने खत्म होने का प्लीज वेट नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपका डॉक्टर आप कंफर्म करेगा कि आपकी प्रेगनेंसी सही जगह है, और 6 हफ्ते की अगर हो जाती है तो उसमें बच्चे में हार्ट बीट आ जाती है। सो हार्ट बीट आ गई कि नहीं आ गई, और उसको नाप के हम लोग वायबिलिटी और डेटिंग स्कैन करा लेते हैं 6-7 हफ्ते भी। सो हमको डेट एग्जैक्ट आपकी डिलीवरी की उसी टाइम पे फिक्स हो जाती है, और बच्चा हेल्दी है कि नहीं और कहाँ चिपका है, ऊपर यूट्रस में या बिल्कुल लो, वो पता लग जाता है। फिर आपको हम लोग दवाई में सिर्फ फोलिक एसिड देते हैं पहले 3 महीने में, और जिनको उल्टी चक्कर बहुत ज्यादा हो रहे हो उनको हल्की सी माइल्ड सी पायरोक्सिन और फोलेट कॉम्बिनेशन की दवाई रात में दी जाती है, जिससे के लिए उनका जो पूरे दिन अच्छे से बॉल भी थे। जिनको बहुत ज्यादा उल्टी होती है उनको मॉर्निंग में भी टैबलेट दी जाती है, और किसी किसी को ड्रिप्स भी कभी कभी लगानी पड़ती है। पहला तिमाही इसलिए इंपॉर्टेंट है 3 महीना, क्योंकि इसमें बच्चे के ऑर्गन बन रहे। सबसे पहले दिल बनता है 5-5.5 हफ्ते में, फिर उसकी खून की नसें बनती है, फिर आपकी किडनीज बच्चे की, लिवर, ये सब बनता है। 3 महीने में सब कुछ बन जाता है। सो अगर ये इस टाइम पे अगर ध्यान नहीं रखा जाए, जैसे कि आप एक्सरे में काम कर रहे हैं या एक्सरे करा लें या कुछ
बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हो, एपिलेप्सी की दवाई खा रहे हो, कोई जो दवाइयाँ नुकसान कर सकती वो खा रहे हो, या कोई पॉइजनस चीजें खा रहे हो, या ऐसे एटमॉस्फेयर धुएं में काम कर रहे हो, या कोई आपके बगल में रोज बैठ के सिगरेट पी रहा हो, या आप खुद ही शराब और वाइन और अल्कोहल पी रहे हो, so this will affect the baby in these 3 months and will cause malformed defective babies, and this is what we don't want. So 3 महीने पे आपको जेनेटिक टेस्ट कराना और जेनेटिक अल्ट्रासाउंड कराना 12 हफ्ते पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता लग जाता है कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम, मंद बुद्धि, कोई ऐसी जटिल बीमारियों से ग्रस्त तो नहीं है, जो कि अगर ठीक नहीं है, अबॉर्शन कराना पड़े तो 12 वीक्स पे अबॉर्शन सेफ है। उसके बाद फिर आप नॉर्मल वेव्स में चलिए, प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहिए, एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा वजन उठाना, एक्स्ट्रा दौड़ भाग करना मत करिए, बट बाकी नॉर्मल सभी काम अलाउड है, सभी खान पीन नॉर्मल अलाउड है, बिकॉज प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज। और अगर आपको दिक्कत होती है तो बहुत सारे सुंदर ऐप्स हैं आज, आई मम्स ऐप है जैसे इंडिया का बना हुआ, वो आपको गर्भ संस्कार के बारे में बताता है, अभिमन्यु की कहानियां सुनाता है, गर्भ संवाद के बारे में बताता है, और कैसे आपको कितना योगा करना है, कितनी कौन से गाने सुनने चाहिए प्रेगनेंसी में, वो सब आपको ऐप सुबह सुबह एक मैसेज देता है, वेक अप, स्माइल एंड बी हैप्पी, बिकॉज द बेबी गेट्स इफेक्टेड बाय योर मेंटल हेल्थ। अगर आप स्ट्रेस रहेंगे, घर में गाली गलौच होएगा, झगड़ा होएगा, तो 5 महीने पे बच्चा सब सुन सकता है अंदर, संस्कारी बच्चा नहीं पैदा होगा। अगर जिन लोगों के 2 बच्चे हुए, देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, आप ही दोनों के बच्चे हैं, आप ही जेनेटिकली, बट दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। तो वापस जाइए, सोचिए आपने प्रेगनेंसी में, उस पहली प्रेगनेंसी में आप कितना चिड़चिड़ापन था, गुस्सा था, सबसे गुस्सा होते थे, दूसरी प्रेगनेंसी में आपने केयर जैसे किया, तो दोनों बच्चे अलग अलग होते। तो ये बहुत जरूरी है समझना। डॉक्टर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और भी अनेकों तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, स्पेशली जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि लेटर एज में अगर बेबी पैदा किया, विच इज हाई ब्लड प्रेशर, जेस्टेशनल डायबिटीज, सो हाउ शुड दिस बी मैनेज्ड एंड हु इज मोर प्रोन फॉर ऑल ऑफ दिस? सो जो लेडीज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से थी पहले बचपन में, उनको जेस्टेशनल डायबिटीज और हाइपरटेंशन होने का बहुत डर होगा। सो अगेन फर्स्ट 3 मंथ्स में हम लोग एक डिप्सी टेस्ट कराते हैं, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी सोसाइटी का टेस्ट है, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, 75 ग्राम्स ऑफ एनहाइड्रस ग्लूकोज, ग्लूकॉन सी, ग्लूकॉन डी नहीं, वो आपने कभी भी पीना है, और 2 घंटे बाद अपना ब्लड शुगर नापना है, 140 से ऊपर हो तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है, और जेस्टेशनल डायबिटीज है तो आपको मेटफॉर्मिन चालू करनी है, लाइफस्टाइल बदलना है, कार्बोहाइड्रेट डाइट जो आपको डाइटिशियन बताए वैसे फॉलो करना है। और कुछ महिलाओं को एज के बाद, या कुछ महिलाओं को जो प्रेगनेंसी मुश्किल से ठहरी हो, उनको भी 3 महीने या 5 महीने के बाद प्लेसेंटा ठीक नहीं बनता है, तो उनको भी ब्लड प्रेशर होने का डर होता है। इसको हम लोग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, जो प्रेगनेंसी के बाद आता है। जो लोग पहले से ही ब्लड प्रेशर के बीमार थे, वो प्रेगनेंसी विद हाइपरटेंशन कहलाते हैं, तो उनको तो अपने ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी पड़ेगी। जो प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, उनको भी अपने खान पीन में प्रोटीन बढ़ाना, कार्बोहाइड्रेट कम करना, लाइफस्टाइल चेंज करना, और दूसरी तरह की ब्लड प्रेशर की दवाइयां वो लेनी, और रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, योगा, ये सब करने की जरूरत। ये 2 बीमारियां, कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में, एज 35 के ऊपर, पॉलीसिस्टिक ओवरी, जिनको मुश्किल से प्रेगनेंसी ठहरी है उनको, कई पहले फर्स्ट 15% लोगों को ये प्रेगनेंसी में ये दोनों बीमारियां आएंगी। तो इनका सही टाइम पे जांच और सही इलाज करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मल्होत्रा, आजकल बड़ी नई चीजें आई हैं, अब मुझे उनके नाम भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जस्ट बिफोर डिलीवरी हॉस्पिटल वाज आस्किंग कि आपको अपने आई थिंक प्लाज्मास और समथिंग आपको फ्रीज करने हैं कि नहीं। तो what is this done for, and how common and useful is it? सो बच्चे का जो प्लेसेंटा में ब्लड होता है, जो माँ का भी नहीं है और बच्चे का भी नहीं है, दोनों का तरफ नहीं, जो प्लेसेंटा में ब्लड एक्सचेंज होता है, इसको हम लोग कॉर्ड ब्लड कहते हैं। ये जब हम लोग डिलीवरी होती है तो कॉर्ड को काटते हैं और प्लेसेंटा और उसको फेंक देते हैं, तो इसमें करीब 200-250 ml ब्लड जो है वो फेंक जाता है, वेस्ट होता है, वो ना माँ का है ना बच्चे का है। तो जब बच्चे का इस ब्लड में सबसे ज्यादा स्टेम सेल्स होते हैं। हमारे स्टेम सेल्स, हमारे कल जो है, अगर आपके स्टेम सेल्स हम लोग को कहीं से मिल जाएं और आपको बड़े होके कोई ऐसी बीमारी हो, डायबिटीज, पार्किंसोनिज्म, मंद बुद्धि, इवन हार्ट बीमारी, ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी, सब
तो वो वाले स्टेम सेल जो आपके प्लेसेंटा में फेंक गए थे, अगर वो हमारे पास उपलब्ध हो, उनसे स्टेम सेल बना के आपके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं और ये बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी रिसर्च विक्ट्री हुई है। और स्टेम सेल प्रिजर्व को टाइम सिर्फ डिलीवरी के टाइम में, क्योंकि वो प्लेसेंटा डिलीवरी के टाइम पे मिलता है। सो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, कॉर्ड ब्लड प्रिजर्वेशन, ये एक तरह का मेडिकल इंश्योरेंस है, ये करा लेना चाहिए। आजकल इंडिया में सिर्फ प्राइवेट अलाउड है। ये हम सरकार से झगड़ा कर रहे हैं कि पब्लिक स्टेम सेल बैंक होने चाहिए और सभी का फ्री स्टेम सेल करिए आप, और जिसको जरूरत पड़े कभी भी उस स्टेम सेल बैंक से उसको दीजिए। तो आपका स्टेम सेल से आपके घर वाले, आपका और आपके दादा चाचियों का, उस बच्चे के और उस बच्चे के भाई बहनों का, सबका कुछ 25-30 बीमारियां आज की डेट में इलाज हो सकता है। और एटलीस्ट 100 मोर का रिसर्च चल रहा है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर there will be about 100-120 diseases which of old age which will be treated by stem cells, जो डिलीवरी पे आप सेव कर सकते हो। 50-60 हजार रुपए का खर्चा आता है। आप ये सोचिए कि उससे अगर कैंसर की बचाव हो जाए, कैंसर की जिसमें आपको 5-6 लाख रुपए खर्च करना पड़े, तो आई वुड पर्सनली एडवाइज कि स्टेम सेल जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जरूर अपना कराएं और पब्लिक बैंक में कराएं, जिससे कि अगर आपके स्टेम सेल से मैच नहीं हो रहा हो तो पब्लिक बैंक से आपका एक्सचेंज में आपको भी स्टेम सेल्स मिल जाए। तो पब्लिक बैंकिंग इज वेरी, अमेरिका में पब्लिक बैंकिंग है, इंडिया में अभी नहीं है, बिकॉज सरकार सोचती है इसको एकदम बहुत सारा खर्चा -70 डिग्रीज पे स्टोर करना पड़ेगा, बहुत बैंक बनाने पड़ेंगे, 2 मिलियन डिलीवरीज होती है इंडिया में, कहाँ से सबका प्लेसेंटा रखेंगे, बहुत मुश्किल है। ओके डॉक्टर, नाउ अगर हमारे 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए और अब हमारा टाइम आता है डिलीवरी करने का। अब डिलीवरी के समय फिर एक दुविधा आती है काफी महिलाओं को, सिजेरियन सेक्शन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी। So what is the decision based on, what does the doctor look at to decide which way to go? सो आज कल की जो लड़कियां हैं वो बहुत सारे सिजेरियन सेक्शन के लिए ऑप्ट कर रही हैं, और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बिल्कुल इंसिस्टेंट है कि मेरे को वेजाइनल डिलीवरी चाहिए। अब इन लोगों ने जैसे जैसे इंटरनेट में पढ़ा है उसी तरह से इफेक्ट हो रही। सो बहुत सारे लोगों को वेजाइनल डिलीवरी से डर लगता है कि दर्द होगा, नीचे से इतना बड़ा बच्चा इतने से छोटे से छेद में से कैसे निकलेगा, और ये मेरे को बहुत तकलीफ होगी, तो चुपचाप मेरे को बेहोश करो, बच्चा निकालो और आई एम ओके। सो सिजेरियन सेक्शन बिकॉज बहुत सेफ हो गया है, स्टिचेस बहुत सेफ हो गए, इसलिए सिजेरियन सेक्शन का रेट थोड़ा बहुत डिमांड पे भी बढ़ता जा रहा है। बट हम जो एडवाइस करते हैं सभी महिलाओं को जिनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे सिजेरियन सेक्शन करना ही है, उनको सबको वेजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई करना चाहिए। सो 60% 70% बच्चों को वेजाइनल डिलीवरी हो जाएगी पहले बर्थ में, अगर वो लड़कियां पहले से तैयार हो। तो उनको तैयार करने के लिए अगेन प्री डिलीवरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, और जैसे पुराने जमाने में कहते थे ना, नीचे बैठ के एक कमरे का पोछा लगाओ या चक्की चलाओ, सो वो उस तरह की एक्सरसाइज से नीचे के पेल्विस के मसल्स जो है लूज हो जाते हैं और बच्चा नीचे सरक जाता है। तो बच्चा नीचे सरक जाएगा तो फिर आसानी से डिलीवरी होगी। सो वेजाइनल डिलीवरी के लिए सब लोग ट्राई करें, और सिजेरियन सेक्शन के लिए ना पूछे, पंडित से पूछ के सिजेरियन सेक्शन ऑन डिमांड ऑन पर्टिकुलर टाइम, रात के 2 बजे ही मेरे को चाहिए क्योंकि उसकी जन्मपत्री अच्छी होगी, प्लीज ऐसे वाहियात डिमांड्स ना करें, डॉक्टरों पे ये प्रेशर प्लीज ना डालें। सो वेजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई करें, दैट इज नेचुरल, वुमेन वर मेड फॉर सिंगल बर्थ, सिंगल वेजाइनल डिलीवरी, एंड मोस्ट ऑफ देम विल डिलीवर वेजाइनली। देन जो डॉक्टरों का फैसला होता है वो एक रॉब्सन क्राइटेरिया है। इस रॉब्सन, जब भी मरीज आती है हम वो रॉब्सन क्राइटेरिया में टिक करते हैं कि ये मरीज को कितने चांसेस है वेजाइनल डिलीवरी होने के और कितने चांसेस है सीजर, उसी हिसाब से उनको काउंसिल किया जाता है और उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सो 20-30% लोगों को सिजेरियन सेक्शन होगा। कुछ टीचिंग हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि टर्शरी सेंटर्स है, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ बिल्कुल बिगड़े हुए केस आते हैं, वहाँ सिजेरियन सेक्शन रेट 60-70% है, बट वो पूरा नेशनल एवरेज लगा है तो 70% नॉर्मल डिलीवर होता है। ओके डॉक्टर मल्होत्रा, आगे बढ़ने से पहले ना मैं थोड़े से सवाल ले लेती हूँ। हाँ प्लीज। ओके, सो somebody is asking कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, डज इट अफेक्ट फर्टिलिटी?
तो एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जो कि आपके यूट्रस के बाहर एंडोमेट्रियम चला गया। यूट्रस की अंदर की जो लाइनिंग होती है जहां से आपकी मेंसेस आते हैं, उस लाइनिंग को हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम बच्चेदानी का मुंह खुलता है और 4 दिन में ब्लड के साथ, पीरियड के साथ सारा बाहर आ जाना चाहिए। क्योंकि आपके ऊपर यूट्रस के 2 ट्यूब्स हैं, दोनों खुली हुई हैं, तो कुछ ब्लड उल्टा होके आपके पेट में भी जाता है। सभी महिलाओं के पेट में 20% ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड अंदर पेट में जाता है। पर जो महिलाओं की इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो ये ब्लड जो आपका बिल्कुल एंडोमेट्रियम वेस्ट है, वो आपकी इम्यून सेल्स उसको क्लियर कर देते हैं और आपके पेट के अंदर कोई बीमारी नहीं होती। जिन लोग महिलाओं की इम्यूनिटी कमजोर होती है, जो बहुत हाई स्ट्रेंथ महिलाएं, सिर्फ अचीवर्स हैं, कुछ रिलैक्स नहीं करती हैं, टेंस है, उन महिलाओं में ये एंडोमेट्रियम जाके ओवरी पे, ट्यूब पे, पेरिटोनियम पे, आंतों पे, लिवर पे वहां जाके चिपक जाता है और वहां बढ़ने लग जाता है। इस बीमारी को हम लोग एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, जो एंडोमेट्रियम आउटसाइड द यूट्रस है। इससे इनफर्टिलिटी होती है क्योंकि आपकी ओवरी के फंक्शन को वो करेगा, आपके पेल्विस जो जहां से स्पर्म और अंडे का मिलन होना है उस एरिया को डिस्टर्ब कर देगा मेलियो को, तो वो प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती। Okay, another question. Sir, can prolapse be treated by Femilift laser system? ओके, सो लेजर सिस्टम आजकल बहुत नई ट्रीटमेंट आई है। प्रोलैप्स क्या होता है? जो महिलाओं का यूट्रस नीचे सरक जाता है। सो वेजाइना जो है उसमें सर्विक्स नीचे आ जाता है। यूजुअली ये ऊपर हेल्ड होता है विद लिगामेंट, स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स। जो महिलाओं के बहुत सारी जल्दी जल्दी वेजाइनल डिलीवरी होती हैं, जो महिला एज बढ़ जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है और कमजोर हो जाती है, उनका थोड़ा सा यूट्रस नीचे सरक आता है, उनको थोड़ा यूरिन की प्रॉब्लम, थोड़ा नीचे वेजाइना में लूजनेस की प्रॉब्लम, खड़े होती हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ नीचे गिर जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम से आती है। सो इसको ट्रीट, अगर बहुत बिल्कुल बाहर आ जाता है या नीचे आता है तो सर्जरी है, उसको टाकों से ऊपर कर जाता है, स्लिंग कर देते हैं। अगर बिल्कुल हल्का सा ढीलापन और लूज है तो एक लेजर डिवाइस होती है, वो वेजाइना में रखते हैं और वो गोल करके वेजाइना को टाइट कर देती है और ये प्रोलैप्स जो है 1 डिग्री प्रोलैप्स को 0 कर सकती है और महिलाओं को स्ट्रॉन्ग, नीचे का हिस्से को स्ट्रॉन्ग कर देती है। डॉक्टर, इंटरव्यू से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे एस्थेटिक गायनेकोलॉजी। अभी आपने बोला लूज स्किन का प्रॉब्लम और प्रोलैप्स का प्रॉब्लम, कैन दिस बी फिक्स्ड विद एस्थेटिक गायनेकोलॉजी? तो एक नई ब्रांच स्टार्ट हुई है, एस्थेटिक एंड रीजेनरेटिव गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी तो थी कि आपको ब्लीडिंग हो रहा है, पीरियड गड़बड़ हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो रहा है, ओवेरियन सिस्ट बन गई, फाइब्रॉइड बन गया, ये तो नॉर्मल गायनेकोलॉजी में आई। पर कुछ महिलाएं जो एज बढ़ती, जैसे जैसे बढ़ती है, उनका ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होता जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है तो स्किन हमारी जो है लूज हो जाती है। वो चाहे आपकी चेहरे की स्किन हो, चाहे ब्रेस्ट की स्किन हो, पेट की स्किन हो, थाइस पे स्किन हो और वेजाइना के अंदर की स्किन हो। तो जब लूज हो जाएगी, क्योंकि स्किन के नीचे कोलेजन होता है, वो कोलेजन वीक हार्मोन से मेंटेन रहता है। सो जब लूज हो जाएगी तो इन सब जगह पे झुर्रियां आ जाएंगी, स्किन चमकेगी नहीं, आप सोचते हैं मेरी ब्यूटी खत्म हो गई, ब्यूटीफुल नहीं लग रही मैं, ब्रेस्ट सैग करेंगे, ब्रेस्ट के ऊपर लाइंस आ जाएंगी, स्ट्रेच मार्क्स पेट पे आ जाएंगे, बाटक्स पे आ जाएंगे। सो बहुत सारी महिलाएं इनसे, इन चीजों के लिए बहुत कॉन्शियस है और बहुत सारी ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं, मेकअप कर लगाती है फेस पे लेजर कराते हैं, फेशियल पील्स कराते हैं, थ्रेड डलवाती हैं। तो ये सब चीजें ये अब डॉक्टर के परव्यू में आ गई हैं, ये ब्यूटिशियन के परव्यू में नहीं है, बिकॉज इसका मेडिकल ट्रीटमेंट। सो ये एस्थेटिक और रीजनरेटिव गायनेकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट है और इसमें लेजर, अल्ट्रासाउंड, प्रॉपर थ्रेडिंग, फिलर्स, बोटॉक्स, ये सब चेहरे पे लगाना, ब्रेस्ट पे लगाना, स्किन पे लगाना, विजाइना के अंदर लगाना, यूरिन बैग थैली के अंदर लगाना, तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स। तो ये एस्थेटिक गायनेकोलॉजी में ये सब बीमारियां जो है हम लोग टैकल करते हैं, पर इसके लिए बहुत स्पेशल ट्रेनिंग और बहुत स्पेशल मशीनें चाहिए होती हैं। अभी बहुत सारे लोग स्किन स्पेशलिस्ट ये करते थे, अब गायनेकोलॉजिस्ट में अब आई है। तो अभी इंडिया में 30-40 से गायनेकोलॉजिस्ट होंगे जो रीजनरेटिव और एस्थेटिक गायनेकोलॉजी बिल्कुल प्रॉपरली ट्रेन कर रहे हैं। और ये जो किसी ने फेमिलिफ्ट वर्ड यूज किया था, फेमिलिफ्ट एक बहुत अत्याधुनिक लेजर मशीन है जो सभी स्किन स्पेशलिस्ट के पास है, बट गायनेकोलॉजी में अभी इंडिया में करीब 30 या 40 सेंटर हैं जो फेमिलिफ्ट के।
डॉक्टर मल्होत्रा, आपने भी बताया कि विमेन विद लूज स्किन एंड वजाइना लूज हो जाता है, कहीं अपना यूरिन होल्ड नहीं कर पाती है, टाइटनेस नहीं होता स्किन में, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं which kind of patient is the best patient to pick for this kind of aesthetic gynecology? सो फॉर दीज प्रॉब्लम्स हम इनको कहते हैं हर अनस्पोकन प्रॉब्लम्स, ये महिलाएं बताती नहीं। लूज स्किन होना, लूज वेजाइना होना, सेक्सुअल इंटरकोर्स में कुछ फीलिंग नहीं होनी, यूरिन बार बार लीक आउट होना, ऐसी इचिंग होना वेजाइनल प्राइवेट पार्ट्स में, अंदर बाहर, जो कुछ भी दवाइयों से ठीक, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट दवाइयों में है ही नहीं और इसका कोई सर्जरी भी नहीं है ट्रीटमेंट। सो एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड एंड लेजर्स, सो दिस क्या करता है, ये स्किन के ऊपर, जैसे हम फेस पे कराते हैं लेजर, स्किन पे आपको कुछ नहीं पता लगेगा, लेजर की पतली पतली बीम स्किन के नीचे जाती हैं और नीचे के हिस्से को गर्म कर देती है और ये इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। जब भी इन्फ्लेमेशन होगा सो बॉडी के स्टेम सेल सारे वहां आ जाएंगे उस एरिया, चाहे फेस हो, चाहे स्किन हो, चाहे वेजाइना हो, और उस एरिया को रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करेंगे तो नई चीज, नई एक टूट के नई दीवार खड़ी होगी, तो मजबूत और स्ट्रांग और अच्छी चमकती होगी। सो ये इसके पीछे ट्रीटमेंट है। इसके साथ साथ हम मरीज का ब्लड लेते हैं और उसमें से उसको सेंट्रीफ्यूज करके पीआरपी बनाते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो हीलिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड में, और जहां जहां हमने लेजर करा होता है उधर वो पीआरपी भी इंजेक्ट कर देते हैं, चाहे वो फेस हो, चाहे ब्रेस्ट हो, चाहे पेट पे स्कार्स हो, चाहे वेजाइना के अंदर लूज स्किन हो, यूरिन लीक करने का हो, उन एरियाज को स्ट्रांग बनाने के लिए उसमें लेजर के बाद थोड़ा थोड़ा पीआरपी लगा देते हैं इंजेक्शन। आप ही का ब्लड है, आप ही के अंदर जा रहा है, कोई बाहर से दवाई नहीं है, एनर्जी बेस्ड डिवाइस है लेजर, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई पेन नहीं है, तो इट्स पेनलेस। लेजर फेशियल कराते हैं ना सब लोग, ऐसी लेजर वेजाइनल फेशियल और डिजाइनर वेजाइना, कोई लोग खुश नहीं है अपने नीचे प्राइवेट पार्ट से, तो उनको रीमॉडलिंग कराना, रीशेप कराना, ब्लीच कराना, ये सब जो है एस्थेटिक रीजनरेटिव गायनेकोलॉजी में लेजर द्वारा आज की डेट में बहुत आसानी से और बहुत क्विकली, इनको हम लोग कॉफी ब्रेक प्रोसीजर्स कहते हैं। महिला अपने काम पे गई, आधे घंटे का ब्रेक मिला, आई लेजर क्लिनिक में कराया लेजर, वापस जाके काम करें, कोई डाउन टाइम नहीं, कोई वो नहीं, सब कुछ एब्सोल्युटली। सो दिस इज अ बिग ब्रेक थ्रू विच हैज अकर्ड, एंड ये महिला को डिसाइड करना, अगर उसको चाहिए अपना चेंज कराना, उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं फायदा हो रहा, नहीं अच्छा लग रहा, या उसको अपना ब्रेस्ट लूज लग रहे हैं, उसको स्किन लूज लग रही, so it is her decision, and if it is her decision and there is a treatment, then we have all the right to offer that treatment to her. I just wanted to confirm कि कोई candidate specially इसके लिए आता है, तो are there certain people who cannot be chosen for a treatment like this? No, this treatment can be done to anyone. Even see 80-90-year-old women come with prolapse, with urine leaking, with severe vaginal infections and severe leaking. So now they have no treatment. And in 10 minutes, if I do a laser on them, they feel very good. 1 month, we repeat the laser, they feel very, very good. Third month, 3 doses hoti hai. Third month, we give them laser again, they are 90% cured. 1 year back, we give them a memory laser again. So 1 more year, they are happy. So it's meant for right from 25 years to 80 years, 90 years, whoever. And there is no contraindication. Absolutely, because it has got no side effect. It works only on the local area. It doesn't go in your body. Okay, we have a few more questions. Doctor, I'm going to read them out. Kanak Atri Daya is asking, if wife or husband is found to have a genetic condition, then what are the options that the couple have? So this is a very, very nice question, very interesting question. तो दोनों ने अपना जेनेटिक टेस्ट कराएंगे पहले तो जब दोनों लोग जेनेटिक टेस्ट कराएंगे तो एक कैरियर और एक नॉर्मल हो सकता है। सो अगर एक कैरियर और एक नॉर्मल है उस बीमारी के लिए, सो 4 में से 2 बच्चों को जाएगी और 2 बच्चे कैरियर रहेंगे, तो 2 नॉर्मल होंगे। अगर दोनों लोग कैरियर हैं तो 4 में से 3 बच्चों को जाएगी ये बीमारी, किन 3 को जाएगी पता नहीं, एक ही शायद नॉर्मल निकले एज अ कैरियर माइनर। सो ये डोमिनेंट ऑटोसोमल और सेक्स लिंक डोमिनेंस होती है बीमारी की, जेनेटिक बीमारी। तो इसमें हम लोग या तो आप चांस लेते रहे कौन सा नॉर्मल निकले, और या फिर आपका जब टेस्ट ट्यूब बेबी करे तो जो आपका एम्ब्रियो बाहर बनाते हैं हम लोग 10-12 एम्ब्रियो, उन एम्ब्रियोज में से बायोप्सी लेके कौन सा एम्ब्रियो नॉर्मल है बिना जेनेटिक बीमारी के आया है, वो एम्ब्रियो आपको इम्प्लांट करते हैं। सो 100% दैट डिजीज इज नॉट फ्री एम्ब्रियो।
नाउ इफ ऑल द एम्ब्रियोज आर abnormal, which is a possibility, क्योंकि आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक बीमारी से हैं और आपकी कंसेक्यूटिव मैरिज हुई है, रिश्तेदारी में मैरिज है, उनको ये ज्यादा होती है, then we have to replace one gamete. So या तो स्पर्म बैंक से लें या एग बैंक से लें, और हस्बैंड का स्पर्म एग बैंक से यूज करें तो वो बच्चे कैरियर वाले बने पैदा होंगे, नॉट विद द डिजीज, या फिर माँ का अंडा और बाहर स्पर्म, आईयूआई डोनर आईयूआई या डोनर स्पर्म से, और या टेस्ट ट्यूब बेबी से, या बायोप्सी करा के. सो ये ऑप्शंस, ऐसा नहीं है कोई ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शंस हैं इन लोग को अपना बच्चा होने की, बट थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है. And they will have to do a few tests before they go ahead Yes, with it. obviously. Yes. Yeah, Dr. Malhotra, somebody is asking a very interesting question that if all the choices are gone and then we go in for IVF, what are the things to be kept in mind when choosing an IVF clinic? So an IVF clinic should be very transparent. सारे उनके rates website पे और उस पे होने चाहिए. An IVF clinic should have a counselor, a doctor, एम्ब्रियोलॉजिस्ट अपना, क्योंकि आजकल देखा गया है इंडिया में सिर्फ 30 या 40 ही एम्ब्रियोलॉजिस्ट है और 4000 आईवीएफ क्लिनिक्स है. सो एम्ब्रियोलॉजिस्ट डू हॉपिंग, हम लोग भी शुरू में ऐसे ही करते थे. तो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक सेंटर पे जाता है, वहां का केस करके दूसरे पे जाता है, तीसरे पे जाता है, बाद में वो एम्ब्रियोज कैसे हैं, उनको फ्रीज करना है नहीं करना. तो अगर इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं होगा, एम्ब्रियोलॉजी का आपके पास बैकअप, तो आपका बहुत मुश्किल होगा ये. So there is a very good video, I think, which is on Fam Health only, how to choose an IVF clinic. So you can see that it should be have a congenial atmosphere. सब लोग सिंपैथेटिक सुनने वाले होने चाहिए, कोई बीमारी की तरह ट्रीट ना करे, आपको कोई गिरीपिक की तरह ट्रीट ना करे, आपसे प्यार से बात करे, दोनों कपल से बात करे, क्या क्या ऑप्शन है क्लियरली बताए, ट्रांसपेरेंटली बताए कितना खर्चा होगा और आगे कितना हो सकता है, प्रेगनेंसी रेट का बताए. See, IVF 100% सक्सेस नहीं है. It has got only now in good clinics 52. और जो अपने सक्सेस रेट्स को बाहर डिस्प्ले कर रहा हो, वहां जाइए, सवाल करिए, पूछिए चीजें, सिर्फ अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करिए. और बहुत छोटे से एरिया में बने क्लिनिक्स और बहुत गलियों में बने क्लिनिक्स या अनहाइजीनिक एरियाज में बने क्लिनिक्स, जहाँ का एटमॉस्फेयर जो पेट्रोल पंप्स और ये और धुआं और स्मोक के ये बस्तियों में बने, उन वहाँ सक्सेस कम होता है. और जहां काम ज्यादा हो रहा हो वहां सक्सेस ज्यादा होता है. So please choose your clinic very nicely. Visit. There is no harm in visiting 10, 15 and going and asking, and patiently the doctor and the counselor should tell you everything about the clinic, about everything of IVF, and then you choose your clinic. एक और अच्छा सवाल पूछा है रवि अग्रवाल ने, कहते हैं does food affect fertility? Oh yes, food does affect fertility. There are some foods which are called as fertile foods, and there are some foods which are very bad and which have alcoholic or drugs in them, and like red meats, like over anything with tobacco or alcohol in it. So all those foods are very bad. So green leafy vegetables, nuts, they all improve the fertility in males, and green leafy vegetables full of vitamins would be all very good for the females. And low carbohydrate, high protein, high micronutrient diet is what is always advised to infertile couples. एक और सवाल आया है, कम्युनिटी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं डॉक्टर मल्होत्रा कि इन द मिडल ऑफ प्रेगनेंसी अगर स्पॉटिंग होती है, इज देयर रीजन टू वरी? तो अगर स्पॉटिंग हुई है तो सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है कि कहाँ से हुई. सो स्पॉटिंग होगी या तो प्लेसेंटा से, अगर प्लेसेंटा आपका लो है, नीचे है, और अगर जरा सा उखड़ गया है, अगर हाई भी है और उखड़ गया है, आपने कोई बहुत जोर से वजन उठाया या आप पेट के बल गिर गए या कुछ उसके बाद हुई है, तो वो प्लेसेंटा से आ रही है और उधर से. अगर प्लेसेंटा बिल्कुल ठीक है तो आपके डॉक्टर को आपकी वेजाइना के अंदर एक स्पेकुलम डाल के देखना चाहिए. कभी कभी जो बच्चेदानी का मुंह होता है वहां कुछ जख्म होते हैं, वहां इन्फेक्शन होता है, वहां छोटे मोटे पॉलिप्स होते हैं जो कि ऐसे बाहर से नहीं पता लग सकते, वो वहां वो दिखाइए, वहां से आ सकती है. कभी कभी स्पॉटिंग एक्चुअली यूरिन में ब्लड होता है जो लीक करके आपके वेजाइना में गया, और जब आप सुबह खड़े हुए तो ऐसा लगता है कि वेजाइना से आया हो. तो ये 3 मेन कारण है, इनको पता करिए. और अगर प्लेसेंटल स्पॉटिंग है तो थोड़ा बहुत रेस्ट करिए, थोड़ी बहुत दवाई खाइए, ठीक हो जाएगी. अगर कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है तब थोड़ी वरी करने की बात है.
ओके डॉक्टर, अब हम थोड़ा सा ओल्डर एज में आते हैं, मेनोपॉज की बात कर लेते हैं, बिकॉज वी कवर्ड द एंटायर गैमेट ऑफ प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी इन क्विक। तो मेनोपॉज का एज कैसे डिटरमिन किया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। So India में menopause in women comes a little earlier than the Western countries, क्योंकि हम लोग जेनेटिकली शायद अलग बने हुए हैं। तो मेनोपॉज इंडिया में 45 या 48, 47, 48 पे ही हो जाता है। वुमेन इन वेस्टर्न कंट्रीज को 50 के ऊपर तक भी पीरियड्स चलते रहते हैं। सो मेनोपॉज का मतलब है मीनोपॉज, पीरियड्स बंद होना। और पीरियड्स तब बंद होते हैं जब आपकी ओवरी काम करना बंद कर देती है। ओवेरियन में एग्स खत्म हो गए, ओवेरी में एग्स खत्म हो गए तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बंद हो गया, तो यूट्रस जो है साइलेंट या सॉफ्ट हो गया। तो 45 के से पहले आता है तो हम 42 से पहले आता है तो हम लोग थोड़ा वरीड होते हैं कि जल्दी आ गया, और फिर पिल्स देते हैं इनको जिससे कि इनके पीरियड 45 तक तो एटलीस्ट चलते रहे। और क्योंकि मेनोपॉज के अलग प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोन कम होएगा तो चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, बहुत तेज गर्मी लगना, हॉट फ्लशेस होना, ऐसा लगना कि जान एकदम निकल गई, सांस नहीं आना, मोटापा होना, हड्डियां कमजोर होना, ये सब, इन सब की तैयारी मेनोपॉज की शुरू से ही महिला को एडवाइस करनी चाहिए। कैल्शियम, विटामिन डी, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब रहनी चाहिए। मेनोपॉज में ब्रेस्ट की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, ये सब आ सकती हैं। तो ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारी सब लड़कियों को कैंसर सर्विस की वैक्सीन पहले ही लग गई थी शादी के बाद। शादी के बाद नहीं लगी है तो डिलीवरी होते ही लगा दीजिए, शादी करने से पहले लगा दीजिए। सो कैंसर सर्विक्स एक वैक्सीन है जो कि कैंसर बचा सकती है। ऐसी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन सिखाइए, तो ब्रेस्ट में नोड्यूल्स होंगे, जल्दी पकड़े जाएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर से बची रहेंगी। ऐसी वाइट डिस्चार्ज जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसके बारे में महिलाओं को एजुकेट करना, अवेयर करना जरूरी है। बदबू वाला गंदा पानी आ रहा है तो वेजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ट्रीट करिए। सो मेनोपॉज एक नॉर्मल ट्रांजिशन है, बट ये नॉर्मल ट्रांजिशन किसी किसी में तो बहुत स्मूथली होता है, किसी किसी में बहुत वायलेंट होता है, एंड वो 3 साल या 4 साल महिला को बहुत मुश्किल होता है, और उस टाइम पे उसको पूरा फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है। अभी क्या होता है, 40-42 की महिला है, उस टाइम उसका हस्बैंड 44-45 होगा। सो हस्बैंड 44-45 पे अपने कैरियर के पीक पे होता है और दिन रात जोर से काम कर रहा होता है, और बच्चे जो है उस टाइम पे टीनेजर्स होते हैं, उनके अलग विम्स एंड फैंसीज होते हैं। या तो वो हॉस्टल चले गए हैं तो अकेले हो गए घर में, या हॉस्टल जाने वाले हैं, और अगर घर में रह रहे हैं तो कमरे में बंद रहते हैं, अपने व्हाट्सएप और उसमें बिजी रहते हैं। तो उस अकेली महिला की बात सुनने वाला कोई नहीं है घर में। हस्बैंड थक के घर आता है, he just eats food, drinks two whiskeys, just wants sex and goes off to sleep. And early morning he's back to work. So he's not listening to this. And this is the time when the woman needs maximum attention. See, in the morning she wakes up, makes breakfast for her children. Children don't come down till 11 o'clock. They eat late breakfast, they sleep late. So it becomes a whole lot of stressful years for that woman. And this is where she has to take control of herself. She has to indulge in hobbies. She has to indulge in meditation. She has to indulge in something which will keep her mind busy. And if she is a working woman, she has to work. Let them, if there nobody's paying attention, let her pay attention to herself. She has to go to a counselor, go to a doctor, talk out these things, और अपनी अपनी लाइफ को लाइन पे लाए बिना दवाइयों के। बट कभी कभी दवाइयाँ जरूरत होती है। आजकल प्लांट मेडिसिन मिल रही हैं, प्लांट फ्लेवोनॉइड, एस्ट्रोजेंस व्हिच आर सेफ, वो सब 1-2 गोली खाने से बिल्कुल फिट रहते हैं। डॉक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट काफी हम लोग जानते हैं कि मेनोपॉज होने वाला है। आपने जैसे बोला 45 के बाद में नॉर्मल होता है। इवन देन जब होता है तो द लेडी इज नॉट प्रिपेयर्ड। सिम्टम्स कोई होते हैं स्पेसिफिक जो ऑलमोस्ट सबको आते हैं, और आर दे सो वेरिड दैट यू कैन नेवर टेल? So how do they analyze what their body is going through? So most of the women will have short cycles. जो 30 डेज में पीरियड्स होता था वो अब 20 दिन में होने लग गया है, 15 दिन में होने लगा। तो ये तो गायनिक सिम्टम है सबसे पहले। फिर मोस्ट ऑफ देम विल हैव वेजाइना में ड्राइनेस, सो द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकम्स पेनफुल, and they don't have the feeling inside, they don't have the urge also inside, so that loss is there. And most of them will have feeling of hot flush and hot flash. दो चीजें, hot flush is when you get it all over the body, your body becomes warm, so most of them feel very warm
even in winters, and want to take off clothes and put the AC on and, when everyone is shivering. And the hot flashes which comes as a suddenly through your neck and एकदम से कान तक आएगा और एकदम से गायब हो जाएगा. And which makes you feel कि मेरे को तो हार्ट अटैक हो रहा है अभी, मैं तो मर जाऊंगी 2 मिनट में. And then they will have loose wrinkles, skin loosening, breast loosening, all that physical symptoms. They'll have bone pains, joint pains. This will all start. So these are the signs. And they'll have very much irritation. They'll cry without reason. बिना मतलब के रोना आना, आंसू टपक जाना. थोड़ी सी किसी ने कुछ बोल दिया कि आज खाना सब्जी में नमक ज्यादा था तो एकदम रोने लग जाना. तो ये these are the symptoms, varied symptoms. और सब डिफरेंट एस्पेक्ट्स में. किसी को कुछ चीज ज्यादा होगी, किसी को कुछ चीज ज्यादा होगी. जो बहुत अपना मन लगा के काम में बिजी रहते हैं उनको कभी कभी ट्रांजिशन पता भी नहीं लगता. पता सबको लगता है, बट दे टाइड ओवर इट विद देयर ओन मेंटल स्ट्रेंथ. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट कैन बी वेरी वेरिएड, बट थोड़ा बहुत सिम्टम्स सबको आएगा. तो इस समय जब वो अगर अपने डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो क्या एडवाइस, क्या मेडिकेशन, व्हाट आर द एक्स्ट्रा विटामिन्स एटसेट्रा दैट आर एडवाइज्ड टू अ वुमन हु इज अंडरगोइंग मेनोपॉज? So after 45, I will urge all women to have one yearly gynec checkup for all the cancers of the uterus and cervix and the ovaries, and for the breast cancer. So breast mammography, a transvaginal ultrasound, a pap smear, is a hemoglobin, a blood sugar, a thyroid level is absolutely mandatory after 40. They should be made compulsory. Because if we catch all these cancers at the very early stage, they are 100% treatable. But most of the women don't come. आती ही नहीं है और अपने छिपा के रखती है. सफेद पानी डिस्चार्ज जब बिल्कुल ऐसे हो कि कमरे में सबको बदबू आने लग जाए, तब वो डॉक्टर के पास आती है. और जब हम देखते हैं तो इतना एडवांस कैंसर होता है. सो ये महिलाओं को बहुत जरूरी है कि आपकी हेल्थ के ऊपर पूरा घर चलता है. आप बीमार हो गई तो आपके बच्चे और पति जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और आपकी बूढ़ी माँ और आपके पोते पाती जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, सब कहाँ जाएंगे? तो एक महिला इज द पिवट ऑफ द हाउस एंड ऑफ द सोसाइटी. तो उसको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में महिला सबसे कम ध्यान रखती है अपना. सबका ध्यान रखती है, अपना ध्यान नहीं रखती. तो ये अभी भी बहुत रैम्पेंट है. इवन एजुकेटेड फैमिलीज और बहुत एडवांस्ड वुमेन who have achieved everything are still of the same. So unfortunately ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है. इसीलिए मेनोपॉज सोसाइटी ऑफ इंडिया, डॉक्टर जयदीप ने क्लब 35 शुरू किया था कि मेनोपॉज की तैयारी 35 की एज से चालू करो. क्लब 35 से डॉक्टर सभी से कनेक्ट होता है. इंडिया में अब 130 ब्रांच है, लंदन में ब्रांच है, पाकिस्तान में ब्रांच है, हमारी ढाका में ब्रांच है, और अब ऑनलाइन हम लोग एक बीमारी और लाइफस्टाइल और क्या खान पीन करना चाहिए. सो अब इन महिलाओं को ये सब कराने के बाद अपनी डाइट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, विटामिन सी, इम्यूनिटी बढ़ाने के च्यवनप्राश या जो भी खाना चाहे, एक रेगुलर एक्सरसाइज, योगा. रेगुलर एक्सरसाइज मींस आप टहलने चले गए सुबह, वो नहीं है एक्सरसाइज. ब्रिस्क वॉकिंग फॉर 45 मिनट्स और 40 मिनट्स ऑफ माइल्ड एरोबिक्स अंडर गाइडेंस ऑफ ए इंस्ट्रक्टर. एंड योगा एंड मेडिटेशन मैंडेटरी है. और आप कुछ ना कुछ हॉबी अपनी यूज करिए जिससे आपका मन लगा रहे. तो ये कॉमन चीजें सभी महिलाओं को करनी चाहिए. डॉक्टर मल्होत्रा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज वी हैव कवर्ड द एंटायर गैमेट, मेरा एक और सवाल है. हमारे देश में आपने अभी बोला ना, women don't take care of themselves, and now age longevity is increasing. 65 की उम्र के बाद में, 65 की उम्र के बाद में, women are just not taking care of themselves. You know, I mean, it's like literally they keep thinking, yeah, that every day is a new day for them. It's a bonus day for them. And it's very important for them to also understand their body and how they can keep it, maximum utilization of their body, how best they can use it. So what would you suggest for them? So, जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक्टिव रहना है और आपको एम करना है फिट एट 80. So, आप एम करिए कि मैं 80 साल तक जीऊंगी और फिट जीऊंगी और बिना हड्डी पैर टूटे जीऊंगी, क्योंकि वुमेन हैव फ्रैक्चर्स आफ्टर 65, वेरी कॉमन. सो अगर आपने शुरू में ध्यान नहीं रखा हो एक्सरसाइज में, 35 की उम्र से ही आप ये दिमाग में बना लें कि आपकी बोन्स 80 पे 60-65 के बाद कमजोर हो जाएंगी. और अगर आपका कूला फ्रैक्चर हो गया तो फिर आपका कोई ध्यान नहीं देगा.
सो अपने आप ही ध्यान रखना पड़ेगा. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट, गुड न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन रेगुलरली लेते रहे. लाइफ में मन लगाएं. 65 के बाद एक्चुअली लाइफ शुरू होती है. देखिए ना, मेरी लाइफ अब शुरू हुई है. मैं 65 का हुआ, मैंने सब काम कर लिए, अब मैं अपने लिए जी रहा हूँ. और अपने लिए जियोगे तो खूब एंजॉय करोगे. जो करना है करो, दुनिया को छोड़ो, अपने लिए जियो. यही 65 के बाद आपका वो होना चाहिए. सबको सेटल कर दो 65 तक, फिर अपने लिए जियो. One more question about women above the age of I think menopause ही हम लोग काफी ड्यूरेशन से कार्डियोलॉजी रिलेटेड डॉक्टर से काफी बातें कर रहे थे और सब कहते हैं कि मेनोपॉज के बाद में women have the same heart related risk as men do. So what should be done in terms of diet and in terms of lifestyle changes to accommodate a better healthier heart for yourself? सो ईस्ट्रोजन हार्मोन वुमेन को प्रोटेक्ट करता था हार्ट अटैक से 45-50 साल की उम्र तक. उसके बाद उनका रिस्क सेम एज मेन आ गया है. अब क्यों होता है हार्ट अटैक? क्योंकि हमारी हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और प्लाक बन जाते हैं. सो ये खाना वही खाएंगे आप जो कि कोलेस्ट्रॉल लेस या प्लाक फ्री खाना है. सो फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स वगैरह ये कम करिए. मल्टीविटामिन ज्यादा खाइए, विटामिन डी लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए और रेगुलर मेडिटेशन करिए. अपने माइंड को कूल रखिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, एंगर को पास मत आने दीजिए, किसी बात पे गुस्सा नहीं होइए और दूसरा को हक नहीं दीजिए कि आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करे. दैट रिमोट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ शुड बी विद योरसेल्फ. अगर उसने कुछ आपको बुरा कह दिया तो वो उसके संस्कार है. अगर आप वो बुरा लेके में बैठे रहे कि उसने मेरे को जब तक सॉरी नहीं बोलेगा, जब तक मैं गुस्सा ही रहूंगा या बैठा वो रहूंगा, तो आप यू आर डिजीजिंग योरसेल्फ. उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ कि हेल विद द वर्ल्ड. आप अपने आप को सोचिए और कभी भी और कीप स्माइल. ये स्माइल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कैन वेयर ऑन योर बॉडी एंड स्माइल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कर्व ऑन अ वुमेन्स बॉडी. दैट इज व्हाट आई थिंक. So keep smiling for no reason. सुबह उठिए, सबको स्माइल दीजिए और देखिए आपकी लाइफ कैसे बदलती है. That is such a wonderful thought, Dr. Malhotra. In fact, अगर अंदर से आए स्माइल तो और भी ज्यादा फिजिकली भी बॉडी को खुश रखेगी और आउटवर्ड्स ऑब्वियसली विल मेक एवरीबॉडी एल्स हैप्पी. ये बताइए, मैं हेल्दी होऊंगा तभी हैप्पी होऊंगा. आप हैप्पी होंगे तभी हेल्दी होंगे. एक्सीलेंट थॉट. थैंक यू सो मच डॉक्टर मल्होत्रा. आई एम सो हैप्पी कि हमने हर एक एज ग्रुप के लिए थोड़ा डिस्कशन करा so that we could touch upon everything related to women's health. एंड ये वाली बात और आपसे चर्चा करके आपने इतने आसानी से और सहज तरीके से हमारे व्यूअर्स को समझाया है. थैंक यू सो मच. वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू डिस्कशंस ऑन विमेंस हेल्थ एंड टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट. एंड अगर आपको डॉक्टर मल्होत्रा से मिलना है या आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज हमें support@famhealth.in पे लिखिए या आप हमारे कम्युनिटी पे आके अपना सवाल छोड़ सकते हैं. That is famhealth.in/community. And we will definitely try to make you meet Dr. Malhotra or to get your questions answered. Thank you once again, Dr. Malhotra, and thank you to our viewers for watching. Thank you. Namaskar. Have a healthy life.